हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसे कवर करने वाले हैं। और नेल्सन मंडेला का पूरा नाम देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। नेल्सन रोली हला मंडेला था। ही वॉज बॉर्न इन 1918, 1918 में इनका जन्म हुआ था। एंड व्हेन ही वॉज बॉर्न, जब उनका जन्म हुआ था, एक पॉलिसी साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी, बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, और वो थी अपार्थीड पॉलिसी। तो इससे पहले कि आप ये चैप्टर पढ़ो, बिफोर यू रीड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस का मतलब क्या होता है? नस्ल। रेस मतलब यहाँ दौड़ नहीं है। रेस का मतलब दौड़ होता है, बट रेस का एक दूसरा मतलब भी होता है, जब आप लोगों को उनके कलर के बेसिस पे बांट देते हो। तो यही एक पॉलिसी थी जो उस समय बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, प्रेवलेंट थी साउथ अफ्रीका में, और उस पॉलिसी का नाम था अपार्थीड, जिसको हिंदी में बोलते हो रंग भेद की निधि। ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? ये देखिए लिखा हुआ है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये उनकी पार्टी का नाम था, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। उन्होंने अपना पूरा जीवन काल बिता दिया इस लड़ाई में, इस पॉलिसी के खिलाफ। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े थे। ही हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। समझ सकते हो आप, 1994 में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराए गए, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो पहली बार साउथ अफ्रीका में देखने को मिली। और तब मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। इस नए नेशन के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला। इससे पहले यहाँ पे ब्लैक लोगों का शासन नहीं था, यानी कि ब्लैक लोग सत्ता में नहीं थे, वहाँ श्वेत लोगों का शासन था, वाइट सुप्रीमेसी थी। और ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वहीं से ये जो पार्ट निकाला गया जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मंडेला बात करते हैं, स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? उद्घाटन समारोह। व्हाट डू यू मीन बाय उद्घाटन समारोह? देखो, जब मंडेला पहली बार प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, तो जिस दिन वो प्रेसिडेंट जो पोस्ट होती है उसको, उसकी जो स्वेरिंग सेरेमनी होती है, जो शपथ समारोह होता है, शपथ ग्रहण समारोह, तो उसमें उन्होंने एक स्पीच दी थी। उसी बारे में ये चैप्टर है पूरी तरह से। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब इस बारे में देखिए क्या लिखा गया है कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, यानी कि 300 सालों तक श्वेत लोगों का शासन था, और तब जाके नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये उनकी पार्टी का नाम था, ध्यान रखिएगा, वोन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जब पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, जैसे हम भारत में रहते हैं ना, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई अपने मन से राजा बन जाए, कोई प्रेसिडेंट बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए। यहाँ इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं। वो अलग बात है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, ये एक अलग बात है, बट फिर भी कुछ हद तक तो चीज़ें फेयर हैं, सही हैं। अपने मन से लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं और बहुत सारे ऐसे देश थे जहां लोग अपने मन से अपनी सत्ता बनाकर रखे हुए थे, और तब इसको बोला जाएगा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, यहाँ पे आप लोकतंत्र नहीं बोल सकते, इसको निरंकुशता बोलते हैं, है ना। मतलब एक निरंकुशता, यानी कि ऑटोक्रेसी जिस पे बोलते हो, एक ही लोग का शासन होता है, जैसे हिटलर का था। तो यहाँ पे पहली बार साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आई, पहली बार इलेक्शंस हुए, फेयर इलेक्शंस हुए, और फेयरली सरकार जो है चुनी गई। और वो किसकी सरकार थी? नेल्सन मंडेला की। उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है उसकी जीत थी, और 400 में से 252 सीट जो है वो मिला था नेल्सन मंडेला की पार्टी को। आप समझ सकते हैं, 1918 में उनका जन्म हुआ था, और उसके बाद 1994 में वो जाकर प्रेसिडेंट बने थे। तो कितनी लंबी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। इवन लगभग 30 साल वो जेल में भी रहे थे। ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इसी पैराग्राफ में। आगे देखो, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और 140 देशों से ज़्यादा के लोग जो है यहाँ पर आए हुए थे, वहाँ के पॉलिटिशियंस आए हुए थे, और डिग्निटरीज यानी कि जो वर्ल्ड लीडर्स जो होते हैं, जिनको आप कह सकते हो,
या जो ऑफिशियल लोग होते हैं वो आए हुए थे इस जगह पे। और ये जो सेरेमनी थी, ये जो इनागुरेशन सेरेमनी थी, यानी कि ये जो समारोह था, वो यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर में हुआ था, जो कि आज प्रेटोरिया में है। ठीक है, एम्पी थिएटर का मतलब होता है एक तरह का एकदम ओपन फील्ड होता है और चारों तरफ बैठने के लिए बनाया गया होता है। तो जैसे ये इमेज में आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्पी थिएटर। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। कभी नहीं, कभी नहीं अब ये जो खूबसूरत सी धरती है वो एक्सपीरियंस करेगी इस उत्पीड़न को। ऑपरेशन का मतलब ये जो उत्पीड़न यहाँ पे हुआ है, जो श्वेत लोगों का शासन रहा है पिछले 300 सालों तक, ऐसा फिर कभी नहीं देखने को मिलेगा इस खूबसूरत धरती को, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला ने ये बात कही थी। जुबिलेंट सीन्स, जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही खुशनुमा माहौल था, बहुत ही खुशी से लोग थे। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। और वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के लोग थे उस जगह पे। मोर देन 10,000, 1 लाख है, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। तो कम से कम 1 लाख से भी ज़्यादा, नॉट 10,000, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, विमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस, सभी जाति के लोग, सभी कलर के लोग वहाँ पे थे। उन्होंने डांस किया और उन्होंने गाना गाया विद जॉय, बहुत ही खुशी के साथ, क्योंकि वो दिन जो 10th ऑफ May 1994 था, वो बहुत ही एक खास दिन था, बहुत ही हिस्टोरिक था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, नेल्सन मंडेला की लाइफ में और इस नए नेशन के लिए। नया नेशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो श्वेत लोगों का शासन था। और ये जो अपार्थीड पॉलिसी जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, ये बहुत ज़्यादा था। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1994 में नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला के गुरु थे, यानी कि जिनको वो अपना गुरु मानते थे, वो थे महात्मा गांधी। 100 साल पहले 1893 में, यानी कि 101 साल पहले 1893 में डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटरमेरिट्सबर्ग एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे महात्मा गांधी को कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया गया। ही वॉज कम्प्लीटली थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, उन्हें फेंक दिया गया, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था उसके बाद भी, क्योंकि ये जो वाइट लोग थे, जो श्वेत लोग थे, उन्होंने कहा कि इसमें आपके जैसे कलर वाले लोगों को बैठने का अधिकार ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो 100 साल पहले महात्मा गांधी जब वहाँ गए थे, वहाँ से उन्होंने सत्याग्रह किया और बहुत काम किया अफ्रीका में भी, वहाँ पे भी रह के। तो इसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा मंडेला के ऊपर पड़ा था। तो ये सब कुछ आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 10th में डॉन, ब्राइट एंड क्लियर। अब देखो, डॉन का मतलब होता है टू स्टार्ट, टू बिगिन, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वैसे डॉन का मतलब होता है भोर तड़के, जैसे आप बोलते हो एट डॉन, एट डस्क, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। 10th में डॉन, ब्राइट एंड क्लियर, मतलब 10 मई जो था वो बहुत ही ब्राइट था, बहुत ही क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसीज बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, मैं घिरा हुआ था। बिसीज का मतलब होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, मतलब बहुत समीप तौर पे घिरा होना। आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसीज बाई डिग्निटरीज, डिग्निटरीज का मतलब क्या हो गया, ऑफिशियल जो लोग थे, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और जो नेता थे पूरे वर्ल्ड के, उनसे। कौन से नेता, अब ये बताया जा रहा है, हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, नॉट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट्स, अपने रिस्पेक्ट्स को पे करने, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इनॉग्रेशन था वो लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी आज तक की, जो भी इंटरनेशनल लीडर्स आए थे साउथ अफ्रीकन धरती पे, इतने ज़्यादा कभी नेशनल लीडर्स नहीं आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, भी लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, आज तक के इंटरनेशनल लीडर्स की, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, क्योंकि पहली बार डेमोक्रेटिक सरकार बनी थी, डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका में देखने को मिल रही थी। और इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स, बहुत सारे ऑफिशियल लोग उस जगह पर आए हुए थे, किस लिए, नेल्सन मंडेला को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए। आगे देखो,
The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. जो सेरेमनीज थी वो कहाँ हुई? वो सैंडस्टोन एम्पीथिएटर में हुई. एम्पीथिएटर अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था. फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, और कहाँ पे? प्रिटोरिया में. तो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था. देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है एम्पीथिएटर का मतलब क्या होता है. एम्पीथिएटर का मतलब होता है अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, बिना छत की बिल्डिंग, विथ मेनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, जो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होता है. स्पेशली खास तौर पे जो एंशियंट ग्रीस और रोम में देखने को आपको मिलता होगा. फॉर डिकेड्स, दशकों तक. डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल का समय जो होता है वो डिकेड बोला जाता है. तो फॉर डिकेड्स मतलब कई 10 सालों तक, यानी कि कई दशकों तक. दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. ये जो एम्पी थिएटर रहा है, ये जो बिल्डिंग रही है, ये जो एरिया रहा है, यहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी रही है, श्वेत लोगों का शासन रहा है. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. अब ये किसका दृश्य बन गया था? इट वॉज द साइट, ये एक जगह बन गया था ऑफ अ रेनबो गैदरिंग. रेनबो गैदरिंग, और किस चीज़ की रेनबो गैदरिंग? डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का जो इंस्टॉलेशन था, उसका ये एक तरह का जगह बन गया था. और वहाँ पे डिफरेंट कलर्स के लोग आए थे. इसी की वजह से इसको बोला जा रहा है रेनबो गैदरिंग. यहाँ पे मंडेला यूज कर रहे हैं कि ये रेनबो गैदरिंग हो गई थी. डिफरेंट कलर्स बन के फॉर्म होता है रेनबो. उसी तरह से डिफरेंट कलर्स के लोग, डिफरेंट थिंकिंग वाले लोग वहाँ पे उस टाइम पे आ गए थे साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के लिए. नॉन रेशियल गवर्नमेंट क्या है, जरा इस टर्म को आप समझ लीजिए. नॉन रेशियल गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार जिसमें रेस को लेकर, यानी कि कलर को लेकर वहाँ पे सरकार नहीं बनाई गई है, वो सत्ता नहीं है. वो एक ऐसी सरकार है जो लोगों की कलर से मतलब नहीं रखती है. ऐसा कोई मतलब नहीं है कि किस कलर के लोग हैं तो उसी कलर के लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, वो चाहे किसी भी कलर के लोग हों. एक ऐसी सरकार जो सभी लोगों को समान जो है अधिकार देने जा रही है, तो उसको बोला जाएगा नॉन रेशियल गवर्नमेंट. यानी कि रेस से रिलेटेड नहीं है, यानी कि नस्ल से रिलेटेड नहीं है, यानी कि लोगों के कलर से रिलेटेड नहीं है. आगे देखो. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्म्पेन्ड बाई माई डॉटर जेनानी. और उस लवली ऑटम डे के दिन मेरे साथ थी मेरी डॉटर जेनानी. एक्म्पेन का मतलब होता है किसी के साथ होना. तो आई वॉज एक्म्पेन्ड मतलब मेरे साथ थी. बाई माई आई वॉज एक्म्पेन्ड, मेरा साथ दिया गया था. बाई माई डॉटर जेनानी, मेरे डॉटर जेनानी के द्वारा. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. पोडियम यानी कि मंच पर जो मिस्टर डी क्लार्क थे वो पहले शपथ लिए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे. देन, और उसके बाद थाबो म्बेकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. जो थाबो म्बेकी थे वो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ लिए. व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब ये मेरी बारी थी, आई प्लेज. प्लेज का मतलब होता है एक सीरियस प्रॉमिस करना. टू ओबे, पालन करने के लिए, एंड अपहोल्ड, और बनाए रखने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको? संविधान को. एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को मैं समर्पित कर दूंगा, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. रिपब्लिक और उसके लोगों की भलाई के लिए. जब मेरी बारी आई, व्हेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेज, मैंने प्रॉमिस किया, टू ओबे, कि मैं पालन करूंगा और बना के रखूंगा संविधान को, और अपने आप को समर्पित कर दूंगा रिपब्लिक और इसके लोगों के वेलबींग के लिए, इनकी भलाई के लिए. टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. और वहाँ जो भी लोग थे, असेंबल गेस्ट का मतलब हो गया जो लोग उपस्थित थे और देख रहे उस संसार को. उस समय जो वो संसार 1994 जो 10 मई वाला जो दिन था, पूरा वर्ल्ड देख रहा था साउथ अफ्रीका को उस टाइम पे. उनको मैंने कहा, आई सेड, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. कॉन्फर का मतलब देखिए साइड में लिखा हुआ है गिव, प्रदान करना. कॉन्फर का मतलब होता है जब भी कोई अवार्ड या कोई चीज़ दी जाती है तो कॉन्फर किया जाता है, प्रदान किया जाता है. टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, हम सब करते हैं. क्या करते हैं? बाई आवर प्रेजेंस, केवल अपनी उपस्थिति मात्र से, कॉन्फर, प्रदान करते हैं, ग्लोरी एंड होप, एक सम्मान और एक उम्मीद, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. न्यू बॉर्न लिबर्टी का मतलब हुआ नई जन्म ली हुई फ्रीडम का. यानी कि जो साउथ अफ्रीका था तो अभी नया नया फ्री हुआ था, तो इसीलिए बोला जा रहा है न्यू बॉर्न लिबर्टी. लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम.
out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, वो जो अनुभव रहा है किस चीज़ का, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का, एक असाधारण जो ह्यूमन डिजास्टर यानी कि जो आपदा रही है, मानवीय आपदा रही है, बहुत ही असाधारण मानवीय आपदा। किस ह्यूमन डिजास्टर की बात की जा रही है, आप समझ रहे हो, अपार्थीड। पूरे इस चैप्टर में केवल एक ही पॉलिसी की बात की जाएगी और इस पॉलिसी की लड़ाई, इस पॉलिसी के खिलाफ जो लड़ाई है उसके बारे में बात की जा रही है, और वो है अपार्थीड, रंग भेद की नीति। लोगों को रंग के आधार पर, उनके कलर के आधार पर, उनके कलर के बेसिस पे ट्रीट करना, उनसे बुरा बर्ताव करना, दैट इज कॉल्ड अपार्थीड। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का, जो कि बहुत लंबे समय तक चला, लास्ट का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक टिके रहना, दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी। इस अनुभव ने एक निश्चित तौर पर ऐसे सोसाइटी को जन्म दिया है और जन्म देना चाहिए, ऑफ विच, जिस पे सभी ह्यूमैनिटी क्या करेगी, प्राउड करेगी, गर्व करेगी। अब एक ऐसे समाज का जन्म हो चुका है जहाँ पे अब इस तरह का कोई भी पॉलिसी नहीं है कि हम लोगों को उनके कलर के आधार पर ट्रीट करेंगे। तो ये जो अनुभव रहा है आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, असाधारण मानवीय आपदा का, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय 300 सालों तक शासन रहा श्वेत लोगों का वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, और उसने अब एक ऐसे समाज को जन्म दिया है इसकी वजह से, क्योंकि जब विपत्ति आई तभी निखर कर लोग आए, तो अब एक ऐसे समाज का जन्म हो गया जिस पे पूरा ह्यूमैनिटी क्या करेगा, मानवता क्या करेगी, प्राउड करेगी, गर्व करेगी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। देखो, हम, वी, फिर कॉमा कर दिया गया है। अब ये जो कॉमा करके लिखी गई ना बात, वी वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको जोड़ना है तो वी को हैव के साथ जोड़ो, क्योंकि इस सब्जेक्ट का वो अब यहाँ पे है। वी हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। हमें दिया गया है, वी हैव टुडे बीन गिवन, पैसिव वॉइस है, हमें दिया गया है द रेयर प्रिविलेज, एक खास तौर का विशेषाधिकार, ये सौभाग्य की बात है, टू बी होस्ट, कि हम होस्ट बन गए हैं, टू द नेशंस, कई नेशंस के लिए, ऑफ द वर्ल्ड, इस पूरे संसार के, ऑन आवर ओन सॉइल, हमारी ही धरती पर। और ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई थी इसके बारे में आपको बता दूं, कौन से हम, वी हु वर आउटलॉज, हम क्या थे अभी तक, हम आउटलॉज थे। आउटलॉज का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आउटलॉज का मतलब लिखा गया है, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, अपार्थीड वाली जो पॉलिसी थी, बहुत सारे कंट्रीज ने क्या कर दिया था, अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो खत्म कर दिए थे, किनके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। तो इसी को बोला गया है आउटलॉज। तो हम जो अभी तक आउटलॉज थे, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम हो गया, कुछ ही समय पहले हम क्या थे, आउटलॉज थे। यानी कि हमारी इस पॉलिसी की वजह से, आप देखिए साइड में लिखा गया है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थीड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे साउथ अफ्रीका के साथ वो तोड़ दिए गए थे, लेकिन आज देखिए हमारे पास ये सौभाग्य की बात है, रेयर प्रिविलेज है कि हम होस्ट बने हुए हैं बहुत सारे नेशंस का इस वर्ल्ड के, अपनी ही धरती पर। वी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट, जितने भी डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट हैं। डिस्टिंग्विश मतलब जिनको आप पहचान सको, जिनकी एक पहचान हो, जो सक्सेसफुल हो, जो इंपॉर्टेंट हो, तो आप उन्हीं को बोलोगे डिस्टिंग्विश। तो हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट का, फॉर हैविंग कम, यहाँ आने के लिए। इसका मतलब है, फॉर हैविंग कम का मतलब हो गया यहाँ आने के लिए। और क्यों आए हैं, टू टेक पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए, किसके साथ, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ। किस चीज़ के लिए, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, जो आखिरकार क्या है, एक कॉमन विक्ट्री है, फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अगर देखा जाए तो ये एक कॉमन विक्ट्री है, एक बहुत ही कॉमन जीत है, न्याय की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी यानी कि ह्यूमन के सम्मान की। तो हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट का, फॉर हैविंग कम, यहाँ आने के लिए, टू टेक पोजेशन, और अधिकार दिखाने के लिए हमारे देश के लोगों के साथ। किस जीत पर, एक ऐसी जीत जो कि कॉमन है, और पीस के लिए, न्याय के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड
आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है बंधन मुक्त होने की प्रक्रिया। इमेंसिपेट वर्ब होता है, इमेंसिपेशन नाउन है। इमेंसिपेशन देखिए आपको साइड में लिखा हुआ है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। तो हमने आखिरकार एट लास्ट अचीव प्राप्त कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ अचीव लगा हुआ है। तो वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। जो हमारा पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है, जो बंधन मुक्त होने की प्रक्रिया है, उसको हमने प्राप्त कर लिया। अब हम किसी के बंधन में नहीं है, किसी के दास नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है। वी प्लेज, हम प्रॉमिस करते हैं आवर सेल्फ, खुद को। देखो अगर आई होता तो माई सेल्फ होता, लेकिन अगर प्लूरल है वी है तो आवर सेल्फ, सेल्फ का प्लूरल सेल्फ होता है। वी प्लेज आवर सेल्फ, हम अपने आप को प्रॉमिस करते हैं टू लिबरेट, कि हम मुक्त कर लेंगे ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। जो लगातार ये बंधन रहा है, दास्ता रही है, बॉन्डेज रही है, किस चीज़ की? पोवर्टी की, यानी कि गरीबी की, डेप्रीवेशन की, डेप्रीवेशन का मतलब होता है अधिकारों से वंचित करने की, सफरिंग की, जो यातनाएं रही हैं, जो जेंडर रहा है, जिसके आधार पर लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया गया है, या फिर अन्य तरह के जो भेदभाव रहे हैं, अदर डिस्क्रिमिनेशन, अन्य तरह के जो भेदभाव रहे हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, वी प्लेज, हम ये प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि हम लिबरेट कर देंगे, फ्री कर देंगे ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को, फ्रॉम दिस कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। कभी नहीं, कभी नहीं, और कभी नहीं ऐसा होगा कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, ये जो खूबसूरत धरती है, ये अनुभव करेगी इस ऑपरेशन को, इस उत्पीड़न को किसी एक के बाद किसी और के द्वारा। वन बाय अनदर मतलब एक देश आएगा और फिर उसके बाद कोई और, ऐसा कुछ अब नहीं होने वाला है। फिर कभी ये जो साउथ अफ्रीका की धरती है, यहाँ पे कभी इस तरह की पॉलिसी नहीं आएगी, कभी इस तरह की दास्ता नहीं आएगी, कभी इस तरह का बंधन नहीं होगा, कभी इस तरह का बॉन्डेज नहीं होगा, पॉवर्टी नहीं होगी, डेप्रीवेशन नहीं होगा। ये सब कुछ अब हम धीरे धीरे क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और ये इतनी शानदार जो ह्यूमन अचीवमेंट रही है, जो जीत मिली है, इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। द सन सेल नेवर सेट, सूर्य कभी अस्त नहीं होगा ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, मतलब फिर कभी ये चीज़ें लौट कर नहीं आएंगी। लेट फ्रीडम रीन, चलो फ्रीडम को शासन करने दें। रीन का मतलब होता है शासन करना, यानी कि अब यहाँ पे फ्रीडम होगी चारों तरफ, अब कोई भी किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका भगवान आपका भला करे, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही पल बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हमने अपनी आंखें उठा ली, इन ऑ, ऑ का मतलब क्या होता है? डर और रिस्पेक्ट। मतलब वो डर, ऐसा डर होता है कि मारपीट वाला डर नहीं होता है, एक रिस्पेक्ट की वजह से, क्योंकि कोई चीज़ बहुत इंप्रेसिव है। मान लो आपने एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग देखी, बहुत ही शानदार बिल्डिंग, बहुत ही आलीशान बिल्डिंग, तो उसको देखकर जो आपके मन में रिस्पेक्ट आएगा, थोड़ा सा एक डर आएगा, और उसको देखकर आप एकदम से जब सरप्राइज हो गए, तो दैट इज कॉल्ड ऑ। इसको बोलेंगे AWE को ऑ। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हमने अपनी आंखें उठा ली, इन ऑ एज, जैसा कि अ स्पेक्टेकुलर एरे। स्पेक्टेकुलर एरे का मतलब हो गया एक शानदार डिस्प्ले, इंप्रेसिव डिस्प्ले। देखो वैसे तो एरे का मतलब होता है कलेक्शन, आप ये कंप्यूटर में पढ़ोगे एरे, तो वहाँ पे आपको ये टर्म देखने को मिलेगा, उसी से बना हुआ है। अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप करियर्स रोर इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। हमने ये देखा कि यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर जो साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, और जो ट्रूप करियर हैं, ट्रूप करियर्स का मतलब सेना को उठाने वाले जो जहाज हैं, वो गरज रहे थे, रोर कर रहे थे परफेक्ट फॉर्मेशन में, एक शानदार फॉर्मेशन में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये केवल डिस्प्ले नहीं था, प्रदर्शन नहीं था, पिन पॉइंट प्रिसाइजन का, सटीकता था। पिन पॉइंट प्रिसाइजन का मतलब हो गया कि बहुत ही सटीकता का डिस्प्ले नहीं था, या मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था कि हमारी ये मिलिट्री फोर्स है और देखिए कितनी सटीकता के साथ परफॉर्मेंस कर रही है। केवल इस चीज़ का डिस्प्ले नहीं था, बल्कि अ डिमॉन्स्ट्रेशन, एक डिस्प्ले था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की लॉयल्टी का टू डेमोक्रेसी। किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए,
टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो फ्रीली और फेयरली, बहुत ही साफ और निष्पक्ष तौर पे इलेक्ट की गई थी। हैड बीन इलेक्टेड पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, जिसको चुना गया था, एक ऐसी सरकार, इसके लिए डिस्प्ले था, उसकी लॉयल्टी के लिए डिस्प्ले था। ठीक है, आगे देखो, फिर से सुन लो। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसाइजन, ये न केवल पिन पॉइंट प्रिसाइजन का डिस्प्ले था, सटीकता का डिस्प्ले था और मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले था, बल्कि ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन था, एक प्रदर्शन था मिलिट्री की लॉयल्टी का डेमोक्रेसी के लिए, नई सरकार के लिए, जिसको निष्पक्ष तौर पे और मुक्त तौर पे चुना गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही पल पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbon and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty। तो कुछ ही मिनट पहले, कुछ ही पल पहले, ओनली मोमेंट्स बिफोर, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल्स थे, उनके चेस्ट सजे हुए थे रिबन्स और मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाई, पुराने दिनों से प्राप्त किए हुए, जो पुराने दिनों में उन्होंने लड़ाई में अपने पाए थे मेडल्स और रिबन्स, उनसे उनका चेस्ट जो था बिडेक था। बिडेक मतलब सजा हुआ। आप देखते होगे कि जो मिलिट्री वाले जवान होते हैं, जो सेना के जवान होते हैं, वो कुछ रिबन लगाए होते हैं, कुछ जो भी उन्हें मेडल मिला होता है वो लगाए हुए थे अपने चेस्ट पे, तो वो बिडेक था, सजा हुआ था। इन लोगों ने मुझे सल्यूट किया, सल्यूटेड मी एंड प्लेज, और प्रॉमिस किया देयर लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी का, कि हम लॉयल बने रहेंगे साउथ अफ्रीका की इस नई नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, और मैं बिल्कुल अनमाइंडफुल नहीं था, मतलब मुझे पूरी तरह से याद था ये बात ऑफ द फैक्ट, ये तथ्य, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, मतलब बहुत साल पहले नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम हो गया, कुछ ही साल पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड मी, ये मुझे सल्यूट नहीं किए होते बट अरेस्ट किए होते, कुछ ही समय पहले, क्योंकि 30 साल तक वो प्रिजन में थे। तो यही मिलिट्री, क्योंकि लोग तो अफ्रीका के ही थे, मिलिट्री जो थी वो अफ्रीका की ही थी, उस पर शासन किसी और का था, श्वेत लोगों का शासन था, बट अब क्योंकि डेमोक्रेसी आ चुकी थी, अब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, तो यही लोग जो कि नेल्सन मंडेला को सल्यूट नहीं किए होते, अरेस्ट किए होते, आज क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे, वो रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। तो इस बात को नेल्सन मंडेला भूले नहीं थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल अनमाइंडफुल था, मुझे पूरी तरह से दिमाग में याद था ये फैक्ट, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत समय पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African soil। फाइनली, आखिरकार, जो एक सेवरन था, शेवरन का मतलब क्या होता है, सेवरन का मतलब होता है अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, आपको ये दिख रहा होगा, और आप ऐसे समझ लो कुछ इस फॉर्म में, है ना, ये जो फॉर्म होती है। और कई बार आप जेट प्लेन जो जाते हैं, जैसे कि ये इमेज के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखिए ये, तो इस तरह से हमारे यहाँ भी जब भी कोई ओकेज़न होता है, हिस्टोरिक ओकेज़न होता है, तो उस टाइम पे आप देखते होगे जेट प्लेन जो है वो निकल कर जाते हैं, और पीछे धुओं से जो उनके धुएं निकलते हैं पीछे, तो उनसे कभी इंडियन फ्लैग या ट्राई कलर या कुछ अलग अलग कलर का वो फॉर्म करते हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रेल। वो जो धुआं पीछे निकलता जाता है उसको ट्रेल बोला जाता है। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट मतलब लीव की सेकंड फॉर्म है ना, उसने अपने पीछे छोड़ दिया अ स्मोक ट्रेल, धुएं के निशान, ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। कुल मिला जुला के जो इम्पाला जेट्स का समूह था सेवरॉन फॉर्म में, है ना, उन्होंने अपने पीछे नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग को बनाकर रख दिया। उनके जो धुएं थे, जो उनके निशान बन रहे थे, स्मोक ट्रेल बन रहे थे, उनसे नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग फॉर्म हो गया। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी, सिम्बोलाइज करने का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, और ये दिन रिप्रेजेंट किया गया फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, हमारे 2 नेशनल एंथम्स बजाकर। पहला क्या था, द विजन ऑफ वाइट्स, जिसमें सफ़ेद लोगों की विजन थी, सोच थी, सिंगिंग, और वो थी नकोसी सिकेलेर ई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक लोग थे, जो डार्क लोग थे, उनकी जो गीत थी वो क्या थी, डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, हमारा पुराना एंथम। तो ये 2 गीत गाकर इस दिन को सिंबलाइज किया गया, रिप्रेजेंट किया गया फॉर मी, मेरे लिए। ऑल्दो, यद्यपि, दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, कोई भी ग्रुप नहीं जानता था, नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम,
दे वंस डिस्पाइस, डिस्पाइस का मतलब क्या होता है, हेट करना, डिसलाइक करना, घृणा करना। एक समय जिस लिरिक्स को उन्होंने पसंद नहीं किया था, आज वो लिरिक्स बजाया जा रहा था और उसको कोई भी ग्रुप नहीं जानता था, उसके लिरिक्स को, उसके शब्दों को नहीं जानता था। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हर्ट, लेकिन बहुत ही जल्द वो सभी शब्दों को एकदम दिल से याद कर लेंगे, उन्हें पूरी तरह से ये लाइन बाय लाइन सब कुछ याद हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, और उस इनाग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री के जो यादें थी, जो इतिहास था, उससे अभिभूत हो गया। ओवरवेल्म का मतलब होता है अभिभूत हो जाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्टेड होना, प्रभावित होना। सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो यहाँ पे इतिहास का मतलब इतिहास और भूगोल नहीं है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका की जो हिस्ट्री रही है, जो 300 सालों तक शासन रहा है, खास तौर पे स्पेशली जो नेल्सन मंडेला ने अपने पिछले 50-60 सालों में देखा था साउथ अफ्रीका की धरती पर उस पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई को, वो सब कुछ उन्हें याद आने लगा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अगर 20th सेंचुरी के पहले डिकेड की बात की जाए, पहले दशक की बात की जाए, यानी कि 1900 टू 1910 की बात की जाए, और फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बो वॉर, जो एंग्लो बो वॉर यानी कि जो अंग्रेजों का और साउथ अफ्रीका का जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ समय पहले, क्योंकि ही वॉज बॉर्न इन 1918, और पहला डिकेड यानी कि 1900 टू 1910, और ये जो एंग्लो बो वॉर हुआ था वो आई थिंक कि 1900 से पहले हुआ था, तभी तो बोला जा रहा है कि पहले दशक में। द वाइट स्किन पीपल, जो सफ़ेद लोग थे, जो श्वेत लोग थे ऑफ साउथ अफ्रीका के, पैचअप देयर डिफरेंस, उन्होंने अपने डिफरेंस क्या कर दिए, पैचअप कर दिए। पैचअप मतलब ख़त्म कर दिए। एंड इरेक्टेड, और इरेक्ट करने का मतलब होता है खड़ा करना, अ सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम को वहाँ पे तैयार कर दिया ऑफ रेशियल डोमिनेशन। रेशियल डोमिनेशन का मतलब रेस के आधार पर प्रभुत्व, रेस के आधार पर डोमिनेशन, रेस के आधार पर शासन, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही जमीन पर जो डार्क लोग थे उनके खिलाफ। एक बार फिर से देख लो, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, यानी कि 1900 टू 1910 के समय, आप कह सकते हो कि जो एंग्लो बो वॉर हुआ था उसके कुछ साल बाद और मेरे जन्म से कुछ समय पहले, ये जो वाइट स्किन लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने डिफरेंसेस पैचअप कर दिए और एक ऐसा सिस्टम बना दिया रेशियल डोमिनेशन का अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, जो कि अपने ही लोगों के खिलाफ था, अपने ही लोगों के खिलाफ, जो भी डार्क लोग थे उनके खिलाफ एक क्रूरता का शासन देखने को मिलने लगा था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, और जो स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया था, दे क्रिएटेड, बनाया था, फॉर्म, वो बना था, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, हार्शेस्ट मतलब सबसे कठोर, वन ऑफ द मोस्ट, हार्शेस्ट आप कह सकते हो, मोस्ट इनह्यूमेन कह सकते हो, अमानवीय कह सकते हो, समाज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, एक ऐसी सोसाइटी जिसे शायद ही कभी संसार ने देखा था। इतना ज़्यादा वहाँ पे इस तरह की क्रूरता थी, इतना ज़्यादा भेदभाव था, इतना ज़्यादा रंग भेद की नीति वहाँ पे आ चुकी थी कि ऐसा शायद ही कभी वर्ल्ड ने जाना था या देखा था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी का जो आखिरी दशक था, यानी कि 1990 टू 2000, यानी कि 1994 के टाइम की जो बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरा खुद का 8वां दशक एक मैन के तौर पे, क्योंकि 1918 में उनका जन्म हुआ था, यानी कि दूसरे दशक में, तो ये 8वां दशक था, करीब करीब 80 साल के वो हो चुके थे या 84 साल के। दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो सिस्टम था मेरे 8वें दशक में, ये सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, ये सिस्टम ओवरटर्न कर दिया गया था। ओवरटर्न करने का मतलब पलट दिया गया था, फॉर एवर, हमेशा के लिए। ये जो अपार्थीड सिस्टम थी, जो अपने ही लैंड पे, अपने ही ज़मीन पर श्वेत लोगों ने, वाइट लोगों ने अपने ही डार्क लोगों के खिलाफ बना दिया था, इरेक्ट कर दिया था, ये जो पॉलिसी खड़ी कर दी थी रेशियल डोमिनेशन की, इसको पूरी तरह से ओवरटर्न कर दिया गया था। अब जो कि ये जो आखिरी दशक था, यानी कि जो मेरे एक इंसान के तौर पे, मेरे मैन के तौर पे जो 8वां दशक था उसमें, एंड रिप्लेस बाई, और इसको रिप्लेस किया गया था वन, एक ऐसी पॉलिसी के द्वारा, एक ऐसी नीति के द्वारा, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स
एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। जो लोगों को पहचानती थी, रिकग्नाइज करती थी, जो लोगों को रिकग्नाइज करती थी द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल, लोगों के अधिकारों को और उनके फ्रीडम को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। इसमें उनके स्किन का, उनके कलर का कोई मतलब नहीं था। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, कि उनके स्किन का क्या कलर था इससे कोई परवाह नहीं थी। ये उनके फ्रीडम और उनके अधिकारों को रिकग्नाइज करती थी। ये एक ऐसी पॉलिसी थी, अब एक ऐसी सत्ता थी, यानी कि डेमोक्रेसी थी, और ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने के बाद ही ऐसा पॉसिबल हो पाया था। ठीक है। द डे हैड कम थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, और ये जो दिन आया था, दैट डे हैड कम, ये आया था अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, ऐसे बलिदान जिसको आप सोच नहीं सकते हो। किसी देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों का त्याग और बलिदान होता है, तो कुछ ऐसा ही बलिदान देखने को मिला था साउथ अफ्रीका की धरती पर। ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों ने मेरे साथ जो है और इस धरती पर मेरे सामने अपना त्याग और बलिदान दे दिया था। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, लोग जिनकी सफरिंग और जिनकी जो साहस है वो शायद अब कभी भी काउंट नहीं की जा सकती और उसको रिपे नहीं किया जा सकता, उसको चुकाया नहीं जा सकता, जिस तरह का त्याग और बलिदान उन लोगों ने दिया था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता, वो ख़त्म हो जाते हैं उस लड़ाई में, उस संघर्ष में, और उनका नाम भी कभी ऊपर उठ के नहीं आता। नेल्सन मंडेला ऐसे लोगों का नाम ले रहे हैं यहाँ पे। आई फेल्ट दैट डे, और मैंने उस दिन ये महसूस किया, आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मैंने बहुत सारे और दिनों पर फील किया था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि मैं सिंपली उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का, पैट्रियोट्स का सम हूँ। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आप समझ लीजिए कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उन सभी अफ्रीकन लोगों को। कौन से लोग? हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले चले गए, जो मेरे पहले अपने देश के लिए बलिदान दे गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी, वो जो लंबी और पवित्र लाइन थी वो खत्म हो गई। अब त्याग और बलिदान की बात नहीं रह गई है, लेकिन अब फिर से ये शुरू होती है, नाउ बिगिन अगेन विथ मी, मेरे साथ, कि अब ये जो पॉलिसी हमने नई पॉलिसी लाई है, अब इसको हमको आगे बनाए रखना है। तो मेरे साथ ही खत्म हो गई और मेरे साथ ही शुरू हो रही है। मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए, इस आज़ादी के लिए, इस लड़ाई के लिए, इस नए नेशन के लिए, इस नए नॉन रेशियल गवर्नमेंट के लिए। अब मेरे ही साथ ये एक नई लड़ाई फिर से शुरू हो रही है कि अब यही चीज़ फिर से बनी रहे। आई वॉज पेन्ड, मैं पूरी तरह से दुखी था। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद बोलने के लिए भी काबिल नहीं था। आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं क्यों उनको थैंक नहीं कर सकता था? क्योंकि अब वो नहीं थे। तो आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। रॉट का मतलब होता है डन, ये थोड़ा पुराना वर्ड है, देखिए यहाँ पे नीचे बगल में लिखा हुआ है एकदम बिल्कुल कॉर्नर में, रॉट का मतलब होता है डन या अचीव। तो आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उनको थैंक भी करने के योग्य नहीं था। एंड दैट, और कि दे वर नॉट एबल टू सी, वे योग्य नहीं थे देखने के लिए वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि क्या उनके बलिदान ने किया है, उनका जो बलिदान था, उनका जो त्याग था, उससे आज क्या देखने को मिल रहा है इस 10 मई की तारीख को। आज ये जो 10 मई का हिस्टोरिक डे है साउथ अफ्रीका की इस सॉइल पे। ठीक है, चलो आगे देखो। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. तो ये जो पॉलिसी थी अपार्थीड की, उसने क्रिएट कर दिया एक बहुत गहरा, डीप एंड लास्टिंग का मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाला, जैसे लास्टेड टू लॉन्ग अभी थोड़ी देर पहले आया था। तो उसी तरह से ये जो अपार्थीड पॉलिसी थी उसने बहुत गहरा और बहुत ही लंबे समय तक न ख़त्म होने वाला घाव, वुंड, इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे देश में और मेरे देश के लोगों के बीच एक बहुत गहरा घाव कर दिया था इस अपार्थीड पॉलिसी ने। ऑल ऑफ अस, और हम सभी, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम अपना बहुत सारा साल बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर जनरेशन की बात नहीं की जाए। मान लो अगर इस घाव से उभरने में, इस घाव को भरने में अगर जनरेशन नहीं लगेगा तो कम से कम बहुत सारा साल लग जाएगा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, इफ़ नॉट जनरेशन, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट।
प्रोफाउंड हर्ट का मतलब ये जो गहरा घाव लगा है। प्रोफाउंड एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा जब भी आपको बोलना हो। जैसे बहुत गहरा नॉलेज है इनको इस बारे में, तो मैं बोलूँगा बहुत ही प्रोफाउंड नॉलेज है इनको। प्रोफाउंड नॉलेज का मतलब बहुत डीप नॉलेज है। तो उसी तरह से ये जो प्रोफाउंड हर्ट था, इससे रिकवर होने में हम सभी लोगों को बहुत साल लग जाएंगे अगर जनरेशन नहीं लगेगा तो। अगर मान लो 1-2 जनरेशन या 3 जनरेशन नहीं लगती है तो कम से कम बहुत सारा समय लगेगा इस घाव से उभरने में, इस घाव को भूलने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन ये जो दशक रहे हैं ऑपरेशन के, उत्पीड़न के एंड ब्रूटलिटी और क्रूरता के, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका एक और न चाहने वाला प्रभाव रहा है। ये जो इतनी क्रूरता दिखाई गई है, जो इतना उत्पीड़न दिखाया गया, ऑपरेशन दिखाया गया है, जो ब्रूटैलिटी दिखाई गई है, इसकी वजह से एक और प्रभाव रहा है, एक और चीज़ देखने को मिली है। एंड दैट वाज दैट, और ये था कि एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, इसने प्रोड्यूस किया द ओलिवर ताम्बोस, द वाल्टर सिजुलस, द चीफ लुथिलिस, द यूसुफ दादोस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबक्यूज ऑफ आवर टाइम। हमारे टाइम के, चाहे वो वाल्टर सिजुलस हो, चाहे वो ओलिवर ताम्बोस हो, चाहे वो चीफ लुथिलिस हो, चाहे वो यूसुफ दादोस हो, चाहे वो ब्रैम फिशर्स हो, और चाहे वो रॉबर्ट सोबक्यूज हो, ऐसे लोगों को प्रोड्यूस किया, ये इसका परिणाम रहा। अगर इतना उत्पीड़न नहीं होता, देखो इस लाइन में बड़ी गहराई है, बहुत डीप थॉट है। जब आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ता है ना, तभी आपका बेस्ट निकल के आ पाता है। तो यहीं पे नेल्सन मंडेला इस बात को मेंशन करना चाहते हैं कि ये जो दशकों का उत्पीड़न रहा, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका एक और न चाहने वाला प्रभाव रहा, और ये रहा दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस, इसने प्रोड्यूस किया। अब देखो एक और दूसरी बात, हम प्रॉपर नाउन के लिए कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, और इसके साथ प्रॉपर नाउन में एस या एस नहीं लगाते। मैं कभी नहीं बोलूँगा द नेल्सन मंडेलाज, हमेशा बोला जाएगा नेल्सन मंडेला। लेकिन अगर बोला जा रहा है द नेल्सन मंडेलाज, तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी। इसका मतलब नेल्सन मंडेला जैसे लोग। अगर मैंने बोला इट प्रोड्यूस द ओलिवर ताम्बोस, इसका मतलब ओलिवर ताम्बोस यहाँ के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, आप कह सकते हो, जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी थी, स्ट्रगल किया था। तो इनके जैसे लोग, वाल्टर, क्योंकि एक ही तो ओलिवर ताम्बोस थे नहीं, ये तो इनका नाम सामने आ गया, इनके जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने लड़ाई लड़ी और उनका नाम नहीं आया, तो नेल्सन मंडेला उन सभी को मेंशन करना चाहते हैं और बोल रहे हैं द ओलिवर ताम्बोस, द वाल्टर सिजुलस, द चीफ लुथिलिस, द यूसुफ दादोस, ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबक्यूज ऑफ आवर टाइम, हमारे टाइम के ऐसे बहुत सारे जाने माने लोग, मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण प्रतिभा के इस तरह के लोग। और ये देखिए, ये ओलिवर टाम्बो, वाल्टर सिजलू, चीफ लुथिली और यूसुफ दादो, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सोबक्यू हैं। तो ये मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और विजडम, आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज रहा इनके पास, असाधारण ताकत, विजडम रही, जेनरोसिटी रही, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि शायद इनके जैसा अब देखने को कम ही मिले, शायद ही ऐसे लोग देखने को मिले, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, परहैप्स, शायद। और ये जो पूरी लाइन मैंने अभी आपसे कहा ना कि बहुत ज़्यादा जब उत्पीड़न होता है तभी आपका बेस्ट निकल कर आता है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होगा तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे, ये एक लाइन में यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने बोला है। देखो कैसे बोला है, परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स, ज़रूरत होती है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इतने ही ज़्यादा ऑपरेशन की, इतने ही ज़्यादा उत्पीड़न की, इतने ही गहराई वाले उत्पीड़न की, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इस तरह के कैरेक्टर को पैदा करने के लिए, इस तरह के कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए। तो अगर जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जब आपके जैसे अगर हमने अपने देश में महात्मा गांधी, भगत सिंह और बहुत से ऐसे जाने माने लोगों का नाम जो है आप सुनते हो, पढ़ते हो, ऐसे बहुत सारे बहादुर, झांसी की रानी और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अगर हमारे ऊपर इनका शासन नहीं होता, ब्रिटिश का शासन नहीं होता, तो शायद ऐसे लोग निकल कर नहीं आ पाते, या हम ऐसे लोगों का नाम नहीं जान पाते। तो यही बात बोली जा रही है कि परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ऐसे ही डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की जरूरत होती है, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर पैदा करने के लिए। माई कंट्री, जो मेरा देश है, इज रिच, वो धनी है, इन मिनरल्स, मिनरल्स में, एंड जेम्स, जेम्स मतलब बहुमूल्य पत्थरों में, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो उसकी धरती के नीचे पड़ा हुआ है। बट, लेकिन, आई हैव ऑलवेज नोन, मैंने हमेशा से ये बात माना है, हमेशा से ये बात जानी है,
दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि जो इसकी महान दौलत है, जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड, जो कि जो शुद्ध डायमंड है ना, प्योर डायमंड है, उससे भी ज़्यादा फाइन है, उससे भी ज़्यादा ट्रू है, उससे भी ज़्यादा सच्चे हैं। यानी कि नेल्सन मंडेला के अनुसार ये मिनरल्स और जेम्स नहीं है जिसकी वजह से हमारा देश धनी है। उनके हिसाब से उनका देश उनकी लोगों की वजह से धनी है, और उनका ये मानना है कि ये जो देश है, जो साउथ अफ्रीका है, वो उसका जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो उसके लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, और ये वो कॉमरेड्स थे, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स दैट आई लर्न, जिससे मैंने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड मतलब इनके साथ लड़ने वाले लोग, जो स्ट्रगल में इनके साथ लड़ाई लिए थे, तो इनसे इन लोगों ने नेल्सन मंडेला ने सीखा। नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, इस लड़ाई में, दैट आई लर्न, जब मैंने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज, करेज की मीनिंग क्या होती है। टाइम एंड अगेन का मतलब बार बार। आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, मैंने देखा है, आई हैव सीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मेन एंड वीमेन, ये मैन का प्लूरल है मेन और वुमेन का प्लूरल है वीमेन। मैंने बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि वे अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं किसी एक आइडिया के लिए, किसी एक विचार के लिए। आई हैव सीन, मैंने देखा, मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, कि लोग जो है वो अटैक और टॉर्चर के खिलाफ खड़े हो गए। स्टैंड अप टू अटैक्स, जो भी उनके ऊपर अटैक किया गया, जो भी उनको टॉर्चर किया गया, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे वो लड़ाई लड़ते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी, उनके ऊपर इतना सारा टॉर्चर किया गया, इतना आक्रमण किया गया, लेकिन वो खड़े रहे, दिखाते हुए, कॉमा करके बताया जा रहा है, सोइंग और स्ट्रेंथ, दिखाते हुए एक ताकत और रेजिलेंस और एक दृढ़ता। रेजिलेंस मतलब होता है दृढ़ता, न मतलब हारने वाली जो बात है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन को क्या कर देती है, डिफाई कर देती है, मतलब पूरी तरह से काट देती है। डिफाई करने का मतलब होता है डिसओबे करना, काट देना। आप सोच नहीं सकते हो उससे भी ज़्यादा वो ताकत और रेजिलेंस उन लोगों ने दिखाई, वो करेज, वो साहस उन लोगों ने दिखाया उस टॉर्चर और उस अटैक के खिलाफ। मतलब जितना आप इमेजिन करोगे उससे भी ज़्यादा उन्होंने दिखाया, और इसी वजह से वो जो उन्होंने किया वो सब उस इमेजिनेशन को क्या कर देती है, डिफाई कर देती है। कि मतलब आप कहोगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा टॉर्चर कौन झेलेगा, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ, जो मेरी लड़ाई में लोगों ने लड़ाई लड़ी, उन लोगों ने ये सब कुछ झेला। आई लर्न, और मैंने सीखा, दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, कि जो ये साहस है ना वो डर का एब्सेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको डर नहीं लगता तो आपके पास साहस है। करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट, लेकिन करेज क्या है, जब आप उस पर जीत पालो, उस डर पे। बिना, अगर डर नहीं रहे आप तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर साहस है। जब तक आप उस डर के ऊपर जीत ना पालो, उस डर से पार ना पालो, यानी कि उस डर को ओवरकम ना कर लो। द ब्रेव मैन, जो बहादुर लोग होते हैं, द ब्रेव मैन इज नॉट, वे नहीं होते, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर नहीं फील करता। फिर से वही बात है, बहादुर लोग वो नहीं होते जिनको डर नहीं लगता, बट लेकिन वो होते हैं, वे होते हैं, ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो लोग फियर को क्या करते हैं, कॉन्कर करते हैं। कॉन्कर करने का मतलब होता है जीतना। तो वे लोग जो डर को जीतते हैं वे बहादुर होते हैं। बहादुर वे नहीं होते जिनको डर नहीं लगता। अगर कोई कह रहा है कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे वहाँ जाने से डर नहीं लगता, तो वहाँ जाने से डर नहीं लगता, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास साहस है। पहले वहाँ जाकर तो दिखाओ, उस डर से पार तो पाओ, उस जगह पर जाके खड़े तो हो। तो दैट इज कॉल्ड करेज। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड। कोई भी जन्म नहीं लेता, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कि वो दूसरे व्यक्ति से क्या करे, हेट करे। किस वजह से, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी स्किन के कलर की वजह से, या उसके बैकग्राउंड की वजह से, या उसके रिलीजन की वजह से। कोई भी ऐसा जन्म नहीं लेता, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी स्किन की कलर की वजह से, उसके बैकग्राउंड की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को हेट करना सीखना चाहिए, लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो हेट करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना सिखाया जा सकता है। कैन बी टॉट पैसिव है मॉडल का, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना सिखाया जा सकता है। फॉर का मतलब बिकॉज, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हर्ट, जो लव है वो ह्यूमन हर्ट में ज़्यादा नेचुरली आता है देन इट्स अपोजिट। इट्स अपोजिट का मतलब हेट। तो जो हेट है, जो घृणा है, उससे ज़्यादा लव जो है वो नेचुरली आपके हृदय में, आपके हर्ट में
आपके अंदर, आपकी फीलिंग के अंदर वो आता है। तो इसीलिए लोगों को हेट करना सिखाना चाहिए, और अगर वो हेट करना सीख जाते हैं तो उनको प्यार करना सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि प्यार जो है वो ज़्यादा नेचुरली आता है। अगर वो हेट सीख रहे हैं, हेट करना सीख रहे हैं, तो फिर वो प्यार करना भी सीख लेंगे, क्योंकि प्यार करना ज़्यादा नेचुरली उनके अंदर आ सकता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि जो सबसे ग्रिमेस्ट टाइम था प्रिजन में, ग्रिमेस्ट मतलब सबसे कठोर समय था जेल में, व्हेन माई कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब मेरे साथ लड़ने वाले लोग, एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, और मैं, जब हमें हमारी लिमिट्स तक धकेला गया, आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, यानी कि जो सबसे कठोर समय था जेल में, जब मेरे कॉमरेड्स, मेरे साथ लड़ने वाले लोग और मैं, जब हम लोगों को जो हमारी सहन शक्ति थी उसकी अंतिम सीमा तक धकेला गया, मीन्स अब टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तब भी आई वुड सी, मैंने देखा, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, गार्ड्स में से एक, वन ऑफ द गार्ड्स का मतलब हो गया गार्ड्स में से एक, मैंने उन्हीं गार्ड्स में से एक के अंदर देखा मानवता की एक किरण, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, उसके अंदर कहीं ना कहीं मानवता थी। वो किसी न किसी वजह से वो मानवता दिखा रहा था जो मुझे दिख जा रही थी, या कभी इस तरह का कुछ व्यवहार या बर्ताव या उसका बिहेवियर जो मुझे दिखाता था कि शायद मुझे हार नहीं माननी चाहिए। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, और शायद केवल सेकेंड के लिए ही होता था, एक सेकेंड का ही वो बर्ताव होता था, बिहेवियर होता था, बट इट वॉज इनफ, लेकिन ये पर्याप्त था टू रीअश्योर मी, मुझे सुनिश्चित करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे जारी रखने के लिए। जब भी मुझे लगता था कि बहुत ही ख़राब समय चल रहा है, ये सबसे ख़राब समय है, और उस समय जब मुझे और मेरे कॉमरेड्स को धकेला जाता था उस टॉर्चर की आखिरी लिमिट तक, तब भी जब मैं कभी भी किसी एक गार्ड के अंदर भी अगर ह्यूमैनिटी की किरण देख लेता था, तो मुझे वो काफ़ी था रीअश्योर करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस, जो मानव की अच्छाई होती है, मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, वो एक ऐसी ज्वाला होती है, एक ऐसी आग होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसको हिडन किया जा सकता है, जिसको छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता, बट नेवर एक्सटिंग्विश। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, मनुष्य की जो आग होती, अच्छाई होती है, वो एक ऐसी आग होती है, इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन इसको बुझाया नहीं जा सकता। ठीक है, चलो इसके आगे देखो। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर आदमी के पास दो जिम्मेदारियां होती हैं। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो जिम्मेदारियां होती हैं हर व्यक्ति के पास। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक तो जिम्मेदारी होती है उसके परिवार के लिए, उसके माता पिता के लिए, उसकी वाइफ के लिए, उसके बच्चों के लिए। एंड, और जो दूसरी होती है, ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, उसके पास ऑब्लिगेशन होती है, जिम्मेदारी होती है, टू हिज पीपल, उसके लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के लिए, हिज कंट्री, उसके देश के लिए। तो ये दो ऑब्लिगेशंस की बात यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने की है कि दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं, एक तो उसके परिवार के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ के लिए, उसके चिल्ड्रन के लिए, और जो दूसरा होता है वो उसके लोगों के लिए, उसके कम्युनिटी के लिए, उसके कंट्री के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, अगर सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी की बात की जाए, अगर सभ्य, सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी की बात की जाए, मानवीय समाज की बात की जाए, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। हर व्यक्ति योग्य होता है, इज एबल टू फुलफिल, कि वो पूरा कर सके इन सभी जिम्मेदारियों को, दोज ऑब्लिगेशंस जो ऊपर बताई गई हैं, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपने उस झुकाव के कारण और अपनी उस योग्यता के कारण, जो भी उसके अंदर योग्यता होती है, एबिलिटीज़ होती है, जो उसका झुकाव होता है उस काम को लेकर, उसके कारण वो उन सभी चीज़ों को, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, उनको पूरा कर सकता है, इतना वो योग्य होता है। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका देश की बात की जाए, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग इम्पॉसिबल होता है, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जैसे कलर और मेरे जैसे जगह पर, इस जगह पर जन्म लेते हुए व्यक्ति के लिए, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, कि वो उन जितनी भी दोनों ऑब्लिगेशंस की बात की गई है उसको वो पूरा कर सके। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, अगर साउथ अफ्रीका देश की बात की जाए, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन
ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जैसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म और जिनका कलर इस तरह का होता है, जो साउथ अफ्रीका में जन्म लेते हैं, उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल होता है टू फुलफिल, कि वो पूरा कर सके बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, उन दोनों ऑब्लिगेशंस को जो वो ऊपर बताया गया। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन, एक जो व्यक्ति होता है ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति इस तरह के कलर का, डार्क कलर का, मैन ऑफ कलर मतलब डार्क कलर का, हु अटेम्प्टेड टू लिव, जो प्रयास करता है जीने का एज ए ह्यूमन बीइंग के तौर पे उसको पनिश किया जाता है। वॉज पनिश पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, एंड आइसोलेटेड, और उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक व्यक्ति जो प्रयास करता है अपनी ड्यूटी को पूरा करने का अपने लोगों के लिए, टू हिज पीपल, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको अनिवार्य तौर पर, इनएविटेबली का मतलब अनिवार्य तौर पर अलग कर दिया जाता है, रिप कर दिया जाता है उसके परिवार से, फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, और उसके घर से, एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको मजबूर किया जाता है, वॉज फोर्स, उसको मजबूर किया जाता था टू लिव अ लाइफ अपार्ट, कि वो क्या करे, एक अलग तरह का जीवन जिए, टू लिव अ लाइफ अपार्ट। और वो कैसा होता है, अ ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस, ट्यूलाइट मतलब मिस्ट्री से भरा हुआ, रहस्य से भरा हुआ, एक ऐसा एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन। सिक्रेसी मतलब एकांतता का, एकदम अकेले में, और रिबेलियन मतलब विद्रोह का, एक ऐसा जीवन उसको जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज, मैंने शुरुआत में, आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, मैंने शुरुआत में नहीं चुना, चूज टू प्लेस माई पीपल एवब माई फैमिली, कि मैं अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर रखूं, यानी कि अपने देश के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को अपने परिवार के ऊपर मैंने नहीं रखा। बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों को सर्व करना शुरू किया, जब मैंने अपने देश के बारे में सोचना शुरू किया, जब मैंने अपने देश के लोगों के लिए सोचना शुरू किया, आई फाउंड, मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, कि मैं रोक दिया गया, वॉज प्रिवेंटेड, प्रिवेंट का मतलब रोकना, जब मैंने प्रयास किया, व्हेन आई वॉज अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, आई फाउंड, मैंने पाया, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोक दिया गया था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, कि मैं तब केवल अपने लोगों के बारे में सोच पा रहा था, तब मैं अपने फैमिली के बारे में नहीं सोच पा रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, मैं, ऐसा नहीं था कि मेरा जन्म हुआ था विथ अ हंगर टू बी फ्री, कि मुझे फ्री रहना है। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, मैं इस भूख के साथ नहीं पैदा हुआ था कि मुझे फ्री रहना है। आई वॉज बॉर्न फ्री, एक्चुअल में तो मैं तो फ्री ही बॉर्न हुआ था। लेकिन फ्रीडम क्या होती है, अभी यहाँ पे समझाएंगे नेल्सन मंडेला। फ्रीडम वो नहीं होती है जो आप सोचते हो इस टाइम पे, कि मैं जो मन कर रहा है वो कर ले रहा हूँ, मैं जो चाहूँ वो बोल ले रहा हूँ, मैं जो चाहूँ वो सोच ले रहा हूँ, मैं जो चाहूँ वहाँ चला जा रहा हूँ अभी के टाइम पे, ये फ्रीडम नहीं है। अभी वो समझाएंगे, बहुत क्लियर डिफरेंस है, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पे समझ जाओ कि फ्रीडम एक्चुअल क्या होती है। देखो, आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री जन्म लिया था, मेरा जन्म फ्री हुआ था, मतलब मैं बहुत फ्री था, मुझे कोई रोक टोक नहीं था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से फ्री था, दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। देखिए क्या क्या है, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, जो मेरे माँ का हट था, जो मेरी माँ का घर था, उसके आसपास फील्ड में मैं दौड़ सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मैं उस धारा में स्विम कर सकता था जो मेरे गांव से होकर बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज, मिलीज क्या होता है, एक प्रकार का कह लो कि भुट्टा होता है, या फिर चना कह लो, एक प्लांट होता है साउथ अफ्रीका में, उसको मैं पका सकता था अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे चलने वाली जो बुल्स थी उनकी पीठ पर बैठकर मैं राइड कर सकता था। तो इतना मैं फ्री था। यही नेल्सन मंडेला की नज़रों में फ्रीडम थी, कि मैं अपनी माँ के घर के पास दौड़ सकता था, जो बहती हुई धारा थी उसमें बह सकता था, जो मेरे गांव से होकर बहती थी। मैं मीलीज जो है वो पका सकता था, रोस्ट मतलब कुक करना, अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे, और स्लो मूविंग बुल्स की पीठ पर बैठकर मैं राइड कर सकता था। एज लॉन्ग एज का मतलब जितने लंबे समय तक, आई ओबे माई फादर एंड अवॉइडेड माई कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जितने लंबे समय तक मैंने अपने पिता को फॉलो किया, उनको ओबे किया, उनकी बातों को मैंने सुना, और जो मेरे ट्राइब, जो मेरी जाति थी, जो मेरे जनजाति थी, जिन जनजाति का मैं था, उसके कस्टम्स का मैंने पालन किया, उसके रीति रिवाजों का मैंने पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड,
तो मुझे कभी भी किसी नियम कानून से परेशानी नहीं हुई। आई वॉज नॉट ट्रबल बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो मुझे कभी भी किसी नियम कानून जो थे उसने परेशान नहीं किए, चाहे वो मैन के हो चाहे वो गॉड के हों। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. Illusion का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। Illusion का मतलब होता है एक भ्रम, जो लगता तो रियल है बट है नहीं। जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि आप बहुत फ्री हो, मतलब आपको कोई दिक्कत ही नहीं। बहुत सारे बच्चे होंगे आपकी उम्र में इस समय, अभी जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, क्लास 10th में, क्लास 11th में, तो इस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार कितनी फ्रीडम है मुझे क्या कोई बोल सकता है, मुझे क्या कोई कर सकता है। बट जब एक जिम्मेदारी आती है ना, ये जो ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं, जब आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार के प्रति भी होती है और आपकी जिम्मेदारी एक कम्युनिटी के प्रति भी होती है, एक देश के प्रति भी होती है, जिस देश में आप रह रहे होते हो, तब बड़ा मुश्किल होता है इन दोनों चीज़ों को एक साथ निभाना। तब आपको लगता है कि जो बचपन में आपकी फ्रीडम थी वो केवल क्या थी, इल्यूज़न थी, भ्रम था कि मैं घूम ले रहा हूँ, मैं साइकिल चला ले रहा हूँ, मैं कहीं भी चला जा रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, ये सब फ्रीडम है, यही तो मेरी फ्रीडम है। बट ये फ्रीडम नहीं है, ये क्या है, ये इल्यूज़न है। इट वॉज ओनली व्हेन, ये केवल तब था, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने ये जाना दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूज़न, कि मेरा जो बचपन का फ्रीडम था वो केवल भ्रम था। कब मैंने जाना, व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने ये प्राप्त किया, एज अ यंग मैन, जब मैंने ये पाया, जब मैंने ये खोजा एक यंग मैन के तौर पे, दैट माई फ्रीडम हैड बीन ऑलरेडी curtailed और टेकन फ्रॉम मी, कि जो मेरी फ्रीडम है उसको पहले ही मुझसे छीन लिया गया है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, जिसके लिए मैंने क्या कर दिया था, भूखा होना शुरू कर दिया था। बिगेन टू हंगर फॉर इट, जिसको मैं खोजने लगा था, जिसकी सर्च मैं करने लगा था। बिगेन टू हंगर फॉर इट। एट फर्स्ट, शुरू में, एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के तौर पे, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए फ्रीडम चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose। तो शुरू में मैं जो फ्रीडम चाहता था एक स्टूडेंट के तौर पे, वो केवल मैं अपने लिए चाहता था। और वो कैसी फ्रीडम थी, ट्रांजिटरी मतलब दैट इज़ नॉट परमानेंट, बहुत क्षणिक फ्रीडम थी ये। कौन सी फ्रीडम, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे अलोन, कि मैं अकेले नाइट में बाहर रह सकूं, जो मेरा मन हो वो मैं पढ़ सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज़ एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ मैं चाहूँ वहाँ चला जाऊँ। यही मेरी स्टार्टिंग की फ्रीडम थी और मेरी चाहत थी। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग भी साउथ अफ्रीका में एक जगह है। देखो 3-4 जगहों के नाम मैंने बता दिए। जोहानिसबर्ग, डर्बन का नाम अभी लिया था हमने, प्रिटोरिया आपको पता चला, पीटर मेरिट्सबर्ग बताया, साउथ अफ्रीका बताया। तो इस तरह से केप टाउन एक बहुत ही फेमस जगह है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ जगह हैं जो आप ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका में। लेटर, बाद में, LATER, लेटर मतलब बाद में, तो ध्यान रखिएगा LATER और LETTER दोनों में अंतर होता है। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन के तौर पर इन जोहानिसबर्ग में, आई यर्न फॉर का मतलब अभिलाषा करना, इच्छा करना, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, जो बेसिक और जो सम्माननीय फ्रीडम्स थी, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को प्राप्त करने की, अपनी अर्निंग को बनाए रखने की, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग, शादी करने की, एंड हैविंग अ फैमिली। द फ्रीडम, एक ऐसी फ्रीडम, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, जो कि एक लॉफुल जीवन में बाधित नहीं किया जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता नियम कानून वाले लाइफ में। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग में एक यंग मैन के तौर पे मेरी क्या इच्छा हुई, मैंने क्या सोचा, मैंने बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स के बारे में सोचा, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को अचीव करने का, ऑफ अर्निंग माई कीप, अपने कीप को प्राप्त करने का, ऑफ मैरिंग, शादी करने का, हैविंग अ फैमिली, एक परिवार के होने का। और ये फ्रीडम कैसी है, डैश दे के बताया जा रहा है, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक ऐसी फ्रीडम जो कि लॉफुल लाइफ में, नियम कानून वाले जीवन में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं की जा सकती, आप इसको रोक नहीं सकते, ये फ्रीडम तो मिलनी ही मिलनी है। मैंने इस बात के लिए सोचा। बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन तभी मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री,
कि ये मैं केवल मैं नहीं था जो फ्री नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही हूँ जो फ्री नहीं हूँ और मैं अपने लिए कमा नहीं सकता, मैं अपने लिए रह नहीं सकता, मैं अपने लिए लाइफ नहीं जी सकता। पहले तो मुझे बचपन का फ्रीडम पता चला कि वो एक इल्यूज़न है, एक भ्रम है। बाद में जोहान्सबर्ग में मैंने स्टार्ट किया अपने फ्रीडम के लिए सोचना, और तब मुझे ये धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि केवल मैं नहीं हूँ, नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, जो मैं फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे जो भाई और मेरे बहन हैं, जो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे तमाम लोग हैं, वो भी फ्री नहीं हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, और मैंने ये देखा कि ये केवल मेरी ही फ्रीडम नहीं थी जिसको कर्टेल किया गया था। कर्टेल मतलब कटौती करना। तो ये केवल मेरी ही फ्रीडम नहीं थी जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, छीन लिया गया था, बल्कि द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी ही तरह दिखते थे और मेरी ही तरह सोचते थे। बल्कि ये फ्रीडम थी उन सभी लोगों की, द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, वो बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसे मैं दिखता था, और जैसा मैं सोचता था, जैसा वो भी करना चाहते थे। उनकी भी फ्रीडम को क्या कर दिया गया था? कर्टेल कर दिया गया था। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला पूरी तरह से वो बात बता रहे हैं कि कहाँ से उनके मन में ये चीज़ आ गई कि अब मुझे अपने देश के लिए लड़ना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। दैट इज़ वैन, और ये वो तब था, दैट इज़ वैन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज़ वैन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो ये वो तब था, दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, यही वो समय था जब मुझे लगा कि केवल ऐसा मैं ही नहीं हूँ जो फ्री नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे साथ के लोग हैं, मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स, साउथ अफ्रीका के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्री नहीं हैं, जो ये अपार्थीड की पॉलिसी है जिसकी वजह से उनको बहुत सारा नुकसान हो रहा है, उनको बहुत सारी ब्रुटैलिटी झेलनी पड़ रही है, बहुत सारा उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तब मैंने ये पार्टी ज्वाइन की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज़ व्हेन, और ये तब था जब मुझे ये जो भूख थी फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी खुद की फ्रीडम की, बिकम द ग्रेटर हंगर, वो ज़्यादा बड़ी भूख बन गई फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए। अब मेरी जो भूख थी वो ज़्यादा बड़ी भूख बन गई, किसके लिए? मेरे लोगों की फ्रीडम के लिए। ठीक है, आगे देखो। इट वॉज द डिज़ायर, और ये वो डिज़ायर था फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट had animated माई लाइफ। और ये वो इच्छा थी, इट वॉज दिस डिज़ायर, और ये वो इच्छा थी फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के फ्रीडम के लिए, कि वो अपना जीवन डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए। ये वो इच्छा थी जिसने मेरे जीवन को क्या कर दिया? एनिमेट कर दिया, जीवांत कर दिया। इससे पहले मेरा जीवन इतना एनिमेटेड नहीं था, लेकिन ये वो डिज़ायर थी जिसने मेरे लाइफ को क्या कर दिया? एनिमेट कर दिया। इट वॉज दिस डिज़ायर, ये जो डिज़ायर थी, किस चीज़ की डिज़ायर? फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के फ्रीडम के लिए जो डिज़ायर। और कैसी फ्रीडम? कि वो अपना जीवन जी सकें, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। यही वो डिज़ायर थी दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे लाइफ को एनिमेट कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेन यंग मैन, जिसने बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया एक डरे हुए यंग मैन को इनटू अ बोल्ड वन, एक साहसी व्यक्ति के तौर पे। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जिसने खींच दिया, ड्राइव करने का मतलब खींच कर एक तरफ कर देना, एक लॉ, ड्राइव की सेकेंड फॉर्म ड्रोव है, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, लॉ को मानने वाले एक लॉयर को, टू बिकम अ क्रिमिनल, कि वो क्या बन गया? क्रिमिनल बन गया, वो नियम कानून तोड़ने लगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में आने के बाद। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, और जिसने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को बदल दिया इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक ऐसा व्यक्ति अब जिसके पास घर नहीं था, वो घर की कोई इच्छा ही नहीं रह गई थी। क्योंकि अभी नेल्सन मंडेला ने बताया, जब मैंने अपने लोगों के लिए काम करना शुरू किया, उनके लिए सर्व करना शुरू किया, तो वो जो ट्विन ऑब्लिगेशंस थी उसमें से पहली ऑब्लिगेशंस छूटने लगी। मैं अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए टाइम देना बंद कर दिया। दैट फोर्स, जिसने फोर्स किया ए लाइफ लविंग मैन को टू लिव लाइक अ मॉन्क, कि वो कैसे जिए? मॉन्क की तरह जिए। एक अपनी ज़िंदगी को प्यार करने वाला व्यक्ति अब एक साधु सन्यासी की तरह जीने लगा था।
तो ये डिज़ायर थी फ्रीडम की ऑफ माय पीपल, मेरे लोगों के लिए, कि वो अपना जीवन और सम्मान के साथ जिए और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए, जिसने मेरे जीवन को एनिमेट कर दिया, जिसने बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया एक फ्राइटेन यंग मैन को एक साहसी व्यक्ति के तौर पे, जिसने एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को लाकर खड़ा कर दिया एक क्रिमिनल के तौर पे, जिसने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को बदल दिया, एक मैन जिसका घर नहीं था, और जिसने मजबूर किया एक लाइफ लविंग मैन को, जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को, कि वो जीवन जिए कैसे, एक सन्यासी के तरह, मॉन्क के तौर पे। ठीक है, देखो, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं और ज़्यादा वर्चुअस मतलब नैतिकता वाला, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था देन द नेक्स्ट मैन। आई एम नो मोर, मैं बहुत ज़्यादा वर्चुअस नहीं हूँ और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ देन द नेक्स्ट मैन, किसी अगले व्यक्ति से। ऐसा नहीं कि कोई और व्यक्ति से मैं ज़्यादा वर्चुअस हूँ, नैतिकता वाला हूँ और बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ, बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन मैंने ये पाया, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस हूँ और बहुत नैतिकता वाला व्यक्ति हूँ किसी अगले व्यक्ति से, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी, बट आई फाउंड, लेकिन मैंने ये पाया दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, जो सबसे कम फ्रीडम जो थी मिली हुई थी, जो सबसे छोटे स्तर पे जो एक फ्रीडम मिली हुई थी, वो भी मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था, जिसको मुझे अलाउ किया गया था। व्हेन आई न्यू, जब मैंने ये जाना, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग फ्री नहीं है, जब मुझे ये एहसास हो गया कि लोगों का दुख मेरा दुख है, लोगों की परेशानी मेरी परेशानी है, तो मुझे एक भी जो फ्रीडम थी, जो छोटे छोटे तौर पे फ्रीडम दी गई थी, वो भी मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, फ्रीडम अविभाज्य है, फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, इसको विभाजा नहीं जा सकता, इसको बांटा नहीं जा सकता। द चैंस ऑन एनीवन, चैंस का मतलब रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन है, जो लगाम है, ऑन एनीवन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, अगर वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर है तो वो सभी के ऊपर है। द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो सभी के ऊपर है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और ये जो चेन्स है, जो रिस्ट्रिक्शन है मेरे लोगों के ऊपर, वर द चेन्स ऑन मी, वो रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है किसी भी व्यक्ति के ऊपर तो वो मेरे लोगों के ऊपर है, और वो अब मेरे लोगों के ऊपर है, इसका मतलब वो मेरे ऊपर है। समझ आ गया? तो अगर कोई कटौती, कोई रिस्ट्रिक्शन, किसी भी प्रकार का स्लेवरी, बॉन्डेज, कुछ भी है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो इसका मतलब वो मेरे लोगों के ऊपर है, और अगर वो मेरे लोगों के ऊपर है तो इसका मतलब वो मेरे ऊपर भी है। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ऑपरेसर मतलब जो उत्पीड़न करता है, और ऑपरेस्ड मतलब जिसके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है। जैसे मान लो मेरे ऊपर किसी का शासन है, तो वो जो मेरे ऊपर शासन कर रहा है उसको ऑपरेसर बोला जाएगा, जो मेरे ऊपर उत्पीड़न कर रहा है, और मुझे ऑपरेस्ड बोला जाएगा। मैं जानता था, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो ऑपरेसर उसको लिबरेट किया जाना चाहिए, उसको मुक्त किया जाना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जैसा कि जो ऑपरेस्ड है उसको। अगर एक जिसके ऊपर पीड़ा की जा रही है, जिसके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, अगर उसको मुक्त किया जाना चाहिए, तो जो उत्पीड़न कर रहा है उसको भी फ्री किया जाना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, क्योंकि एक व्यक्ति जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीनता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति ये समझता है कि मैंने इसको अपना गुलाम बना कर रखा है, तो मैं गुलाम नहीं हूँ, एक्चुअल में वो भी शिकार है, वो भी कैदी है, किस चीज़ का, हैट्रेड का, प्रिजनर ऑफ हैट्रेड है वो। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, वो सलाखों के पीछे, बार्स मतलब होता है सलाखें, तो वो प्रिजुडाइस का मतलब हो गया बहुत ही संकीर्ण सोच, बहुत ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, कि आपके मन में जो है दूसरों के प्रति जो विचार है वो बहुत ही खराब है पहले से ही। एंड नैरो माइंडनेस, और संकीर्ण सोच, नैरो माइंडेडनेस का मतलब हो गया संकीर्ण सोच, बहुत छोटी सोच, इसका वो शिकार है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I knew, मैं जानता था, that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed, कि जैसा कि oppressed होता है,
उसको मुक्त किया जाता है, उसी तरह से ऑप्रेसर को भी मुक्त किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ये सोचता है कि मैंने किसी को अपना गुलाम बना लिया तो मैं फ्री हूँ, ऐसा नहीं है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, क्योंकि वो तो कैदी है हेट्रेड का, लोग उसको घृणा की नज़रों से देखते हैं, तो उसको भी मुक्त किया जाना चाहिए उसको, ताकि लोग उसको घृणा की नज़रों से ना देखें। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, और वो किन सलाखों के पीछे बंद है? उसकी जो जेल है वो किस चीज़ की, जैसे हम लोग तो क्या है, अगर हमको कैद किया गया है तो हमको तो केवल एक सलाखों के पीछे कैद किया गया है, लेकिन वो तो घृणा हेट्रेड से घिरा हुआ है, वो तो प्रिजुडिस और नैरो माइंडनेस से घिरा हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, और मैं वास्तविक तौर पे फ्री नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी और की फ्रीडम को छीन लेता हूँ तो वास्तव में मैं फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, ठीक वैसे ही मैं तब फ्री नहीं हूँ जब मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली जाती है। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि अगर मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली जाती है तब तो मैं फ्री नहीं हूँ, इसके साथ ही साथ यदि मैं किसी की फ्रीडम छीनता हूँ तब भी मैं फ्री नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी की फ्रीडम छीन रहा हूँ तो मैं भी कैदी बन जाता हूँ। किस चीज़ का? हेट्रेड का। आई विल बिकम अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, आई विल बी लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। तो उनके कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि केवल कैदी या केवल वे लोग जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है वही कैदी हैं। जो लोग फ्रीडम छीनते हैं, जो लोग किसी को अपना गुलाम बनाते हैं, वे भी कैदी हो जाते हैं हेट्रेड का, प्रिजुडिस का, नैरो माइंडनेस का। द ऑपरेस्ड, और जो ऑपरेस्ड हैं यानी कि जिनका उत्पीड़न किया जाता है, एंड द ऑपरेसर अलाइक, और ठीक वैसे ही जो ऑपरेशन है, जो उत्पीड़न करते हैं, आर रॉब ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनसे उनकी मानवता छीन ली जाती है। आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, रॉब ऑफ का मतलब होता है वंचित कर देना, रोक देना, तो उनसे उनकी मानवता क्या कर ली जाती है? छीन ली जाती है। न तो उत्पीड़न करने वाले मानव रह जाते हैं और न ही जिनका उत्पीड़न होता है वो मानव रह जाते हैं। न तो गुलामी करने वाले, उनके अंदर कोई ह्यूमैनिटी रह जाती है, उनसे उनकी ह्यूमैनिटी मानवता छीन ली जाती है, और न ही जो गुलाम बनाते हैं, जो शासन करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर फिर कोई प्रकार की ह्यूमैनिटी रह जाती है, उनसे भी उनकी ह्यूमैनिटी क्या कर ली जाती है? रॉब ऑफ कर ली जाती है। रॉब का मतलब लूटना, तो रॉब ऑफ मतलब उनसे वो चीज़ छीन लेना। बहुत बढ़िया चैप्टर था। आई होप कि आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा, कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, नेल्सन मंडेला के बारे में एक बार पढ़ना मत भूलिएगा, इनके बारे में ज़रूर एक बार जाकर जो कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, जितनी भी आप जानकारी ले सकते हैं, आप ज़रूर अपने तरीके से वो जानकारी लीजिएगा। थैंक यू।